द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रमेश सिंह इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वेरियस चैप्टर्स को और देखेंगे कि इकोनॉमी में रमेश सिंह में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 17 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इकोनॉमी का हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है और ये रमेश सिंह के इकोनॉमिक्स का समरी नोट्स हम लोग 2 दिनों में कवर करेंगे, जिसके बाद से फिर 11 तारीख से हम लोग अपना ज्योग्राफी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 17 बीपीएससी मेंस के लिए सारा कुछ फ्री में इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मेंस के सारे लेक्चर्स देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जितना भी नोट्स हो सकता है तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर। ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सेकंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ काम का था नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ उसी का नोट्स बनाया है। इकोनॉमी है रमेश सिंह बुक का और चैप्टर का नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ये पेज नंबर 1 है नोट्स का और यहाँ पे है ये समरी नोट्स है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ एक इकोनॉमिस्ट है। उनका कहना है कि कैपिटल जो है वो 4 तरह का होता है: सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल और नेचुरल कैपिटल। सोशल कैपिटल में हम लोग बोल सकते हैं जैसे ट्रस्ट, जेनरोसिटी या फिर करप्शन फ्री इन्वायरमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो पर्सनल ह्यूमन कैपेसिटी या स्किल है वो। इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब हो गया जैसे कि मनी, वेल्थ। और नेचुरल कैपिटल का मतलब हो गया जैसे एयर, वाटर, लैंड, रिसोर्सेज जो हैं वो। ये 4 तरह का कैपिटल जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने बताया है, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोई इकोनॉमी के क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिफिएबल होता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, नंबर्स में होता है, जैसे कि एनुअल कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी, जीएसडीपी, इस तरह का चीज़ जो होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यूज़ इन नेशनल इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग, इन सब चीज़ों में इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग मेजर करते हैं। कंपैरेटिव स्टडीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा का इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं इनके डेटा का। ये कुछ ऐसा डायग्राम है जैसे हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना था, 1991 में, 2014 में, 2025 में। ऐसा कुछ अगर हम लोग ग्राफ बना के दिखा दें या फिर यहाँ पे दिखा दें कि कंज्यूमर गुड्स अगर ज़्यादा है तो कैपिटल गुड्स कम होगा, कैपिटल गुड्स ज़्यादा है तो कंज्यूमर गुड्स कम होगा, इस तरह का। तो इससे हम लोग शो कर सकते हैं कि ग्रोथ एक्चुअल में होता क्या है। इस तरह का फ्रेंड्स अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं एग्जाम में तो मार्क्स मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखा, अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना कि क्वांटिटी पे। नीड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, प्रोडक्टिविटी, ये सब होता है, ये ग्रोथ होता है। उसी तरह ग्रोथ जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इस तरह चीज़ों से। अब जो डेवलपमेंट है उसे मेजर करने के लिए हम लोग HDI का यूज़ करते हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP ने लाया है 1990 में और इससे लाने वाले थे महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। इसमें 3 पैरामीटर होता है: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन में होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग GNI लेते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी पे, डॉलर्स के टर्म पे। ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 कैटेगरी होता है। एक होता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो 0. ये फ्रेंड्स एक्चुअली ये डेटा ऐसे चलता है 0.000 से लेकर के 1.000 में। अगर 1 है तो मैक्सिमम डेवलपमेंट है, 0 है तो मतलब लीस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ अगर हाई HDI होगा ह्यूमन डेवलपमेंट कब, जब 0.8 से 1 के बीच में अगर होगा, मिडिल होगा 0.5 से 0.799 तक, और लो होगा जब 0 से लेकर 0.499 तक होगा। तो इंडिया जो है वो मिडिल इकोनॉमी में आता है, 0.5 से लेकर 0.799 तक के बीच में इंडिया आता है। तो ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, उसके पैरामीटर्स देखे, कैटेगरी देखा कि कौन कौन डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप में आता है। अमर्त्य सेन का कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए चॉइस इंक्रीज़ होना। और यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, मतलब कि कौन कौन से चॉइसेस, जैसे पॉलिटिकल चॉइस, इकोनॉमिक चॉइस,
पर्सनल चॉइस, ये सारे चॉइसेस हैं जो अमर्त्य सेन का कहना है कि अगर इंक्रीज होते हैं तो ही हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे। वर्ल्ड बैंक का भी कुछ लगभग इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। सबसे पहले भूटान ने लाया था। इसका मतलब होता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, गुड गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रमोशन, एथिक्स, ये सारा कुछ अगर होगा तो हम उसे हैप्पीनेस बोल सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक आता है, उसमें होता है जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में भी पढ़ने के लिए दिया था। हैप्पीनेस जो होता है वो इमोटेटिव होता है और इवेल्युएटिव होता है। इमोटेटिव अगर होगा तो वो लॉस कर सकता है, लेकिन इवेल्युएटिव होगा तो वो एनालिसिस पे बेस्ड होगा और वो परमानेंट हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट देता है। ये एथिक्स का पार्ट है। आइए अब हम लोग चैप्टर 3 देखते हैं, जिसमें है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का कैसे इवोल्यूशन हुआ वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 1947 में लिटरेसी रेट करीब 17% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 32.5 ईयर्स था। वहीं एग्नस मेडिसन एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है नो पर कैपिटा ग्रोथ बिटवीन 1600 टू 1870। इंडिया में 1600 से 1870 तक में कोई पर कैपिटा ग्रोथ नहीं हुआ था, ये इनका कहना है। जब भी हम कोई भी बीपीएससी के क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें ब्रिटिश एरा और अभी के एरा को, तो हम लोग ये कोट यूज़ कर सकते हैं एग्नस मेडिसन का कि नो पर कैपिटा ग्रोथ हुआ था 1600 से 1870 में, और अभी इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 6 से 7% के बीच में इंडिया में रहता है, कभी कभी 8%। तो ये हम लोग शो कर सकते हैं कि उस समय नहीं था, अभी ग्रोथ है। इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर डिबेट। फ्रेंड्स, ये डिबेट काफ़ी लंबा है तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं इससे, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो ये डिबेट था कि हमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए या फिर इंडस्ट्रीज़ को। इसके लिए हमारे पास दो मॉडल थे, एक था यूएसएसआर का और दूसरा था चाइना का। चाइना का मॉडल था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि चाइना का इंडिपेंडेंस के बाद चाइना ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उसे देखने को मिल रहा था। वहीं यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट था कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, हैवी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि वहाँ का अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था। तो एट दैट टाइम स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था तो उसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था, बट सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद से फिर यूएसएसआर मॉडल को अपनाया गया और हेवी इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में प्रमोट किया गया था। तो यही था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिबेट का। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीएसयूज। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिबेट जब सेटल डाउन हुआ और ये माना गया कि इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर से ज़्यादा, तो फिर पीएसयूज का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये क्या होते थे? तो गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरप्राइजेज होते थे, नीडेड एज। इनकी ज़रूरत इसलिए थी पीएसयू की, इंडिपेंडेंट इंडिया को पीएसयू की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स था इंडिया का, जैसे पावर चाहिए था इंडिया को, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्किल्ड लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट, ये सब चाहिए था इंडिया को। और गवर्नमेंट ही था एक जो ये सब सप्लाई कर सकता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कुछ रिसोर्सेस था नहीं उस समय। इंडस्ट्रियल नीड्स था, जैसे आयरन एंड स्टील चाहिए था, सीमेंट और कोल चाहिए था। 8 जो बेसिक इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट और आयरन एंड स्टील, ये सब कुछ 8 बेसिक इंडस्ट्रीज होते हैं। तो उन 8 इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करवाना ज़रूरी था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पीएसयूज की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि इंडिया में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी था, अनस्किल्ड लेबर थे, तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना था। एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, पॉवर्टी को डिक्रीज़ करना था, कास्ट सिस्टम को हटाना था। और ये सब चीज़ों के लिए कास्ट सिस्टम को अगर हटाना है तो लोगों को विलेज से सिटी की ओर लाना पड़ेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू विलेज, सिटीज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कास्ट सिस्टम थोड़ा कम रहता है। तो ये सब भी कुछ रीजंस थे। रिजर्वेशन को प्रमोट करना था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट को यूज़ करना था, और इसी चलते पीएसयूज को बोला गया टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो प्रॉफिट आएगा पीएसयू से, उस प्रॉफिट को सोशल सेक्टर में लगाया जाएगा, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन, सब्सिडी, ये सब कुछ रीजंस थे जिसके कारण पीएसयूज को यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया इंडिया में। बट हर चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह से पीएसयूज के साथ भी यही हुआ कि उसके कुछ नेगेटिव भी थे, जैसे ओवर सप्लाई। पब्लिक वेलफेयर के करने के चक्कर में ओवर सप्लाई हो गया क्या चीज़ का? तो लेबर का।
सैलरी, ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, लेबर का ओवर सप्लाई हो गया, यानी कि डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन आ गया कि जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लगा, वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पेंशन्स का बर्डन आ गया जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसका, ये सब कुछ इश्यूज हो गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ। तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट का पॉलिसी लाया गया 2003-4 में और उसके बाद 2015-16 में, जिसका काम यही था कि अनडिज़ायरेबल जो लोग हैं उसे हटाया जाए, कुछ इसमें एक्सपेंशन किया जाए नॉन प्राइवेट एरिया का, उसी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें अलाउ किया जाए पीएसयूज में। तो ये कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स थे पीएसयूज के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है मेकिंग अ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। ये डेफिनेशन है एच.डी. डिकिंसन का, इकोनॉमिक्स टारगेट टू अचीव टाइम एंड स्ट्रेटेजी, यानी प्रॉपर टाइम में और अच्छी स्ट्रेटेजी से इकोनॉमिक टारगेट को जो अचीव किया जाता है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। ये एक दूसरा डेफिनेशन है प्लानिंग का। आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में उतने आएंगे नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग रमेश सिंह की इकोनॉमिक को पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। प्लानिंग से होता क्या है, तो अब प्रोसेस से प्लानिंग डिफाइन करता है गोल, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है, एक्सेट्रा किया जाता है। प्लानिंग कितना तरह का होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, पार्शियल प्लान होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत डिटेल में, पार्शियल मतलब कि समरी या ओवरव्यू टाइप से। फैमिली प्लानिंग होता है, टाउन प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, बजट भी एक काइंड ऑफ प्लानिंग ही है। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो एक होता है इम्परेटिव प्लानिंग और एक होता है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव प्लानिंग जो होता है वो सोशलिस्ट मॉडल है जिसमें कि हर कुछ का प्लान किया जाता है, पहले से सब कुछ का प्री सेट टारगेट्स होता है जिसे अचीव करने की कोशिश की जाती है प्लान्स के द्वारा। जैसे न्यूमेरिकल टारगेट सेट किए जाते हैं, स्टेट कंट्रोल करता है ओनरशिप पे सभी कुछ का, और ट्राई किया जाता है कि जो प्लान्स हैं उसे अचीव किया जा सके। इसमें कोई रोल नहीं रहता है मार्केट का या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, जैसे यूएसएसआर, पहले चाइना, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। चाइना आफ्टर कल्चरल रिवॉल्यूशन ये सब छोड़ चुका है और अब वो भी एक एज अ कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह ही दिखता है, यूएसएसआर अंडर गोर्बाचेव। उसी तरह से इंडिकेटिव प्लानिंग होता है। इंडिकेटिव प्लानिंग जो होता है वो ओवरव्यू टाइप से होता है, जिसमें कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं और उसके अंदर के जो प्लान्स होते हैं वो खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं, ना कि कंप्लीट टारगेट्स दिया जाता है। इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है और इंडिकेटिव प्लानिंग को फॉलो करता है, यानी 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उसमें एक ओवरव्यू दे दिया जाता है कि इस तरह के टारगेट्स को हमें अचीव करने हैं 5 सालों में। लेकिन फिर हर साल बजट आता है और बहुत सारे गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ आती है जो 5 ईयर प्लान से अलाइंड होते हैं। सिर्फ 5 ईयर प्लान नहीं आता है, उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे बजट, ये सब जो हमने देखा कि प्लान एंड पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की। तो ये बताता है कि इंडिया जो है वो इंडिकेटिव प्लान फॉलो करता है, सिर्फ एक 5 ईयर प्लान लेके इंडिया नहीं चलता है। तो ये मिक्स्ड इकॉनमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट एंड गवर्नमेंट। सिर्फ जैसे कि इम्परेटिव प्लानिंग में सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है, वहीं इंडिकेटिव प्लानिंग में क्वालिटी भी देखी जाती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होता है। और इसका एक और एग्जांपल है मोनेट प्लान, जो फ्रांस ने लाया था, वो भी मिक्स इकॉनमी का एक पार्ट था। आइए अब हम लोग देखते हैं प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे कैसे प्लानिंग की गई, तो इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी प्लान्ड था, मोहनजोदाड़ो वो भी प्लान्ड था, महाजनपद जो है वो प्लान्ड सिटीज़ थे बहुत सारे। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे प्लान्ड सिटीज़ या फिर दिल्ली को बनाया गया था, जैसे सीरी, तुगलकाबाद। मुगल टाइम में भी बहुत सारे प्लान्ड सिटीज़ बनाए गए थे, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो ये बताता है कि प्लानिंग कोई नया चीज़ नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से ही प्लान करते चले आ रहे हैं, और जो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसका भी कुछ हिस्टोरिकल ओरिजिन था। अब मॉडर्न हिस्टोरिकल ओरिजिन जो है प्लानिंग का वो है 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि एक कैपिटलिस्ट मॉडल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाना चाहिए। उसी तरह फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसका कहना था कि स्टेट का रोल होता है इकॉनमी में, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का खुद ही कहना था कि स्टेट का भी कुछ रोल होता है इकॉनमी में, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्लान नहीं किया जा सकता और इकॉनमी को नहीं चलाया जा सकता। उसी तरह से कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, इस तरह के कुछ प्लान्स आए थे प्री इंडिपेंडेंस टाइम में।
जो कि ये डिफाइन करते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले ही ये प्लान कर चुका था कि इंडिपेंडेंस के बाद इकॉनमी हमारी कैसी होगी। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लान के? तो प्लानिंग की जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है इंश्योर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो पीपल को मिले, और डीपीएसपी में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो सारे इंडिया फुलफिल कर पाए, ये इंडिया का प्लान रहता है। अब हेल्ड आइडियाज़ ऑफ अल्टीमेट गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज़ लिखे हुए हैं वो आइडियाज़ को इंडिया अपहेल्ड कर सके, अचीव कर सके, इसीलिए प्लान बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इकॉनमी है वो आगे बढ़ रहा है और ये ग्रोथ हो रहा है इकॉनमी का। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करते हैं तो ग्रोथ कम होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रोथ ज़्यादा होता है। आप इस तरह के डायग्राम अगर एग्जाम में बनाते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर कुछ हम लोग अदर गोल्स देखें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था प्लानिंग का, तो वो कुछ और था, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, पोवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनइक्वालिटी को डिक्रीज़ करना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लानिंग का मिशन के बारे में लिखा हुआ है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अब ख़त्म हो चुका है 10 साल पहले ही, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, तो हम लोग इसे नहीं देखने वाले। आइए अब हम लोग देखते हैं ड्रॉबैक्स। आगे हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होता है वो दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है उसका मतलब होता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ को प्रमोट करना, हाउसिंग को प्रमोट करना, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, ये जो 6 बेसिक नीड्स है इसे 6 बेसिक नीड्स कहा जाता है। 6 बेसिक नीड्स, ये 6 बेसिक नीड्स जो हैं वो इंडिया के प्लान का ही हिस्सा थे कि ये 6 बेसिक नीड्स जो है, जैसे रोटी कपड़ा मकान उस टाइप वाला, तो ये इंडिया को प्रोवाइड करना है किसी भी तरीक़ा से। ये शॉर्ट टर्म गोल था इंक्लूसिव ग्रोथ का, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ था वही जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं उसे अचीव करना, स्किल्स देना, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को अपहेल्ड करना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसे समरी फॉर्म में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। ये बस बेसिक इकोनॉमिक आइडिया को बिल्ड करने के लिए कि आपको इकोनॉमिक की अच्छे से समझ हो जाए, ताकि अगर क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आ जाए जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है तो भी आप कुछ उसमें लिख पाए, क्योंकि सारा क्वेश्चन को पहले से एक्सपेक्ट या गेस नहीं किया जा सकता। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं जो कि बिना पढ़े हुए भी वहाँ पे एट अ टाइम अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बेसिक इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए। तो वो समझ हम लोग बिल्ड करने के लिए रमेश सिंह इकोनॉमी को 2 दिन में समरी टाइप से कंप्लीट करेंगे। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला फेज़ जो था वो है 1951 से 69, जिसे स्टेट लेड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कुछ स्टेट ही खुद से कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही कम था इसमें और क्या क्या इवेंट्स हुए, जैसे वॉर हुआ 69 तक में। हम लोग देखते हैं कि 1947-48 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया कश्मीर को लेके, उसके बाद फिर 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, 1965 में इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो वॉर हो गया, प्लानिंग कमीशन आ गया, फूड सिक्योरिटी के इशू आ गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट करना पड़ा इंडिया को। फेज़ 2 जो था वो 1970 से 73 तक था। इसमें पार्टिसिपेशन प्रोवाइड किया गया प्राइवेट सेक्टर को कुछ हद तक, अ बिट ओपन बट नॉट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस नहीं आ रहे थे प्राइवेट सेक्टर से। उसी तरह से फेज़ 3 जो है वो 74 से 90 तक था। इसमें एफडीआई लाने की कोशिश की गई। एफडीआई जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो 26% रखा गया, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 पास हुआ। फॉरेन एंटिटीज़ को अलाउ किया गया, कुछ एरियाज़ ओपन किए गए जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी प्ले कर सकते थे। और फोर्थ फेज़ जो था वो था 1991 से 2000 तक, जो एलपीजी रिफॉर्म्स का था। ये एलपीजी रिफॉर्म्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा 1991 से सन 2000 तक में कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाए गए थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकॉनमी पे। फेज़ 5 जो था वो 2000 से लेकर 2011 या 2021 तक हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, आईटी सेक्टर बूम हुआ
टोटल डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, ग्लोबलाइजेशन एरा बढ़ने लगा, एआई का या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ने लगा, कंपटीशन कमीशन आया इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये सब चीज़ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, अब ये नोट्स नीति आयोग का है, तो आप लोग चाहें तो नीति आयोग इससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैंने पॉलिटी का नोट्स प्रोवाइड किया था 80 पेज वाला, तो उसमें भी नीति आयोग आप लोग पढ़ सकते थे। आप लोग इसमें से दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला है, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो हमने LPG रिफॉर्म्स पढ़ा था, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया था LPG का, तो उसमें हमने ऑलरेडी इसे पढ़ लिया है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं, या फिर मेरा जो पर्सनल हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था लेक्चर्स में, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जैसे LPG रिफॉर्म्स के बारे में, कि 23 जुलाई 1991 को ये लाया गया था। 7th 5 ईयर प्लान जब खत्म हो रहा था तब लाया गया था। बेसिक जो इसका लाने के पीछे फोर्स था वो था रिस्पॉन्सिबल टू BOP क्राइसिस, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी इंडिया में, जिसके कारण इसे लाया गया था। उस समय का सिचुएशन जो था, प्रेजेंट सिचुएशन उस समय का वो था कि फिजिकल डेफिसिट जो था वो 8% से ज़्यादा हो गया था इंडिया का, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो करीब 13% हो गया था। अभी इन्फ्लेशन 5 के अराउंड रहता है लगभग में, 5 या 6 के अराउंड। उस समय ये 13 के अराउंड चला गया था, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन बोल रहे थे। उसके साथ ही गल्फ़ वॉर हो गया था, ईरान इराक वाला। उसी तरह से इनवॉलंटरी डिसीजन था ये, यानी इंडिया ने खुद से ये डिसाइड नहीं किया था कि हमें LPG रिफॉर्म करना है, बल्कि IMF के द्वारा ये इम्पोज किया गया था इंडिया के ऊपर। नॉट फॉर्मुलेटेड इन इंडिया, नॉट पीपल्स मैंडेट, यानी पीपल्स का मैंडेट नहीं था LPG रिफॉर्म, ये इम्पोज था बाहर से IMF के द्वारा। IMF ने कुछ कंडीशंस रखे थे जो हमने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था जब मैंने हैंड रिटन नोट्स अपना करवाया था, कि ये जो कंडीशंस रखे गए थे ये हम लोग रमेश सिंह की बुक से देखेंगे। तो आइए हम लोग ये वाला देख लेते हैं थोड़ा। जैसे IMF ने कंडीशंस रखा था कि डीवैल्यूएशन करना इंडियन करेंसी को 22%, यानी उस समय $1 का दाम था 21 रुपया, उसे फिर घटा करके कर दिया गया $1 का दाम 27 रुपये इंडिया में, यानी कि 22% डीवैल्यूएशन किया गया। इंपोर्ट टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स जो था वो 130% से घटा के 30% कर दिया गया, यानी हाई लेवल ऑफ इंपोर्ट इंडिया में होने लगा। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 20% बढ़ा दिया गया टू कंपनसेट कस्टम्स, यानी एक्साइज ड्यूटी जो है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है वो 20% बढ़ा दिया गया, और इंपोर्ट ड्यूटी को 130% से 30% कर दिया गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया गया 10%। ये कुछ कंडीशंस रखे थे IMF ने कि आप अगर ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, बेल आउट पैकेज जो था BOP क्राइसिस से बचने के लिए। फ्रेंड्स, हमने LPG का जो पढ़ा था तो उसका ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। LPG से रिलेटेड कि लिबरलाइजेशन होगा और प्राइवेटाइजेशन होगा, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो है ग्लोबलाइजेशन। लीड ऑफ रिफॉर्म, लीड टू रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या क्या चीज़ में किया गया, तो डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, MRTP लिमिट, सिंप्लीफाई इन्वायरमेंटल लॉज, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ये हमने ऑलरेडी उसमें देख चुका है। अब ये हम लोग देखते हैं कुछ कोर इकॉनमी का, यानी कि बेसिक इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है ये इन्फ्लेशन, चैप्टर नंबर 7 रमेश सिंह बुक की। तो ये हम लोग देखते हैं, ये नोट्स का पेज नंबर 7 है, यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 है रमेश सिंह इकॉनमी का, उसमें ये चैप्टर है इन्फ्लेशन। तो हम लोग ये थोड़ा देखते हैं। GDP डिफ्लेटर क्या होता है। GDP डिफ्लेटर का मतलब होता है GDP एट करेंट प्राइस वर्सेस GDP ऑफ कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 चल रहा है उसके हिसाब से जो GDP का डेटा है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं GDP करंट वाले डेटा को, तो जो निकल के आता है वही GDP डिफ्लेटर है, और इसे हम लोग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। ये इन्फ्लेशन निकालने का ही एक तरीका है। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिस ऑफ रेट दो टाइप का होता है, एक होता है रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन और एक होता है कॉज के बेसिस पे। अगर हम लोग रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन को देखें तो बहुत तरह का होता है, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इस तरह का होता है कुछ इन्फ्लेशंस। और अगर हम लोग बेसिस ऑफ कॉज देखें कि कॉज किस तरह का उसके हिसाब से, तो एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो हम लोग ये डिटेल में भी पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का डिफिनेशन होता है सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि अगर सब कुछ का दाम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर किसी एक चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बाकी सबका नहीं बढ़ा तो हम लोग उसे इन्फ्लेशन या महंगाई नहीं कहते। महंगाई का मतलब होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे चेक किया जाता है।
तो सबसे पहला जो प्राइमरी या इनिशियल जो मेजर लिया जाता है वो है इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा दिया जाए, टैक्स को घटा दिया जाए या टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर इन्फ्लेशन डिमांड पुल है तो फिर वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाया जाए। ये सब कुछ बेसिक मेजर्स हैं जिसको लेकर हम इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ जो हमने ऊपर देखा था रेट के हिसाब से, तो रेट के हिसाब से लो इन्फ्लेशन होता है जिसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसी तरह से गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। इसका साइड में एग्जाम्पल लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। उसी तरह से कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन जब हर चीज़ में आए लेकिन फूड और एनर्जी में ना आए, यानी फूड और एनर्जी छोड़कर बाकी अगर सारे चीज़ में आए तो उसे हम लोग कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसी तरह से स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो उसे हम स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव नेशनल इनकम। और डिफ्लेशनरी का गैप का मतलब होता है लेस एक्सपेंडिचर देन इनकम, यानी कि सरकार की जितनी इनकम है उससे ज़्यादा अगर सरकार खर्च कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है सरकार का जितना इनकम है उससे कम खर्च करे तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन स्पाइरल, इसका मतलब होता है कि प्राइस इंक्रीज करेगा किसी भी चीज़ का, तो जिसे देखते हुए सरकार जो है वो वेजेस इंक्रीज करेगी, और जब वेजेस इंक्रीज होगा तो उससे फिर प्राइस इंक्रीज करेगा मार्केट में। तो ये स्पाइरल चलते रहता है, उसे ही हम इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। उसके बाद होता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट के डिक्रीज का, यानी कि फिलिप कर्व कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन बोल देते हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और इन्फ्लेशन अगर घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इससे हम लोग बताते हैं कि फिलिप कर्व ही है। और ये फिलिप कर्व जो है उसमें यहाँ पे देखिए साइड में लिखा हुआ है कि फिलिप कर्व जो है ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, यानी लॉन्ग टर्म अगर ऐसा होगा तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है। जैसे कि हम लोगों ने ग्लोबल डिप्रेशन जो देखा है, जो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी क्लास 9-10 की तो आपको पता होगा वर्ल्ड डिप्रेशन जो आया था 1929 में जर्मनी में। तो जो डिप्रेशन था वर्ल्ड डिप्रेशन, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, जैसा जर्मनी में हुआ था, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे पता चलता है कि फिलिप कर्व जो है वो शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये दोनों फिर बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशनरी टारगेट्स, इन्फ्लेशनरी टारगेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट दिया है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक टारगेट सेट किया है कि हमें 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, और इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए CPIC यूज़ किया जाता है, जिसमें CPIC का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एट कंबाइंड लेवल। एक होता है CPI अर्बन, एक होता है CPI रूरल, और इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं C, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन लेवल पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेवल पे, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड लेवल पे। तो जो इन्फ्लेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट करती है 2 से 6% के बीच में, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है कंबाइंड लेवल का उसे यूज़ करती है। और हर 6 महीने में RBI को एक रिपोर्ट देना पड़ता है। उस रिपोर्ट में RBI को ये बताना पड़ता है सरकार को कि सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन कैसा होने वाला है 6 से 18 मंथ में, यानी कि 6 महीने से 1.5 साल के बीच में। और अगर RBI फेल कर जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में तो फिर बताना पड़ता है RBI को कि रीज़न क्या है फेलियर का, रेमेडियल एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं, और कब तक इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा अगर इन्फ्लेशन फेल कर जाता है RBI तो। उसी तरह से इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो वो क्रेडिटर्स पे पड़ेगा, डेप्टर्स पे पड़ेगा, लेंडिंग पे पड़ेगा, डिमांड पे, इन्वेस्टमेंट पे, इनकम पे, सेविंग पे। ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट किस किस पर पड़ेगा इन्फ्लेशन का। बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल कुछ इस तरह का होता है कि डिप्रेशन आया, उसके बाद फिर रिकवरी हुआ, फिर बूम हुआ, फिर रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आया, फिर रिकवरी हुआ, फिर बूम हुआ। तो इसे हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे है एग्रीकल्चर। तो रमेश सिंह की बुक में चैप्टर नंबर 8 जो है वो एग्रीकल्चर दिया हुआ है। ये बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव दिया हुआ है इस बुक में,
तो हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में दिया हुआ और बहुत अच्छा नोट्स इसका बनाया हुआ भी है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ से बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ में हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज एग्रीकल्चर ट्रेड। डब्ल्यूटीओ का काम है एग्रीकल्चर में ट्रेड बढ़ाना, इसीलिए डब्ल्यूटीओ यूज़ होता है। और 80 से 90% ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई बाय द वर्ल्ड सिर्फ दो नेशन से आने वाला है, इंडिया और चाइना से। यानी कि वर्ल्ड में 80 से 90% जो सप्लाई इंक्रीज होगा फ्यूचर में, वो सिर्फ दो कंट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा, इंडिया और चाइना, क्योंकि यही दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और बहुत जल्द डेवलप बनने वाले हैं। चैलेंजेस क्या क्या है एग्रीकल्चर का इंडिया में डब्ल्यूटीओ में कनेक्ट होने से, कि इनफ्लो ऑफ चीपर फूड ग्रेन्स फ्रॉम वर्ल्ड होगा। यानी कि अगर हम लोग फ्री फ्लो कर देते हैं एग्रीकल्चर का, तो वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगेंगे, जिससे कि इंडियन फार्मर्स को लॉस होने लग जाएगा, स्पेकुलेटिव प्राइसेस बढ़ने लग जाएगा और प्राइस स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आने लगेगी। क्रॉपिंग पैटर्न, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं करना चाहिए वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा डब्ल्यूटीओ के द्वारा। एग्रीकल्चरल सब्सिडी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ह्यूज सब्सिडी डेवलप कंट्रीज़ देते हैं, वही डेवलपिंग कंट्रीज़ उतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं देते हैं, फिर भी उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा जिससे लॉस होगा। दो तरह के सब्सिडीज़ होते हैं, प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी, जिसमें कि प्रोडक्ट सब्सिडी जो होता है वो दिया जाता है एमएसपी और ट्रांसपोर्टेशन पे। इनपुट सब्सिडी जो होता है वो फर्टिलाइज़र लोन्स पे दिया जाता है। बॉक्सेस कुछ होते हैं डब्ल्यूटीओ के, वो बॉक्सेस एग्रीकल्चर को डिक्टेट करते हैं, जैसे अंबर बॉक्स। इसमें होता है ऐसा चीज़ों को रखा जाता है जो प्राइस डिस्टॉर्शन करते हैं और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे डब्ल्यूटीओ का कहना है कि एमएसपी, पावर में जो छूट दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में किसानों को, वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इस पे जो सब्सिडी दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसे डब्ल्यूटीओ का कहना है कि ये गलत है, इसे अंबर बॉक्स में रखा जाता है और इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा डब्ल्यूटीओ का कहना है। डब्ल्यूटीओ ने एक टारगेट दिया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड को 5% ऑफ द एग्रीकल्चरल सब्सिडी जो देना है वो इसमें से दे सकते हैं, अंबर बॉक्स में से, और जो 10% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि टोटल जो सब्सिडी दिया जाएगा एग्रीकल्चर का, उसमें से 10% ही अंबर बॉक्स वाले चीज़ों पे दिया जाएगा। यानी कि एमएसपी पे अगर मैक्सिमम गवर्नमेंट खर्च कर सकती है, तो एग्रीकल्चर जो सब्सिडी है उसका सिर्फ 10% और सेट प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी किया जाना चाहिए। ब्लू बॉक्स का है कि यानी अंबर बॉक्स विद कंडीशन, यानी कि ब्लू बॉक्स भी अंबर बॉक्स से रिलेटेड ही है, बट ये ज़रूरी है, इसीलिए इसे बैन नहीं किया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है कि ये प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं करते और ये बहुत नेसेसरी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जैसे फूड सिक्योरिटी, पेस्ट कंट्रोल, डिजीज़ कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसे अचीव करने के लिए। सोशल एंड डेवलपमेंट बॉक्स, ये भी ज़रूरी है डब्ल्यूटीओ के हिसाब से और इसे भी प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे पॉवर्टी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बीपीएल, इनके लिए जो सब्सिडी दी जाती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी, डब्ल्यूटीओ का कहना है कि एक्सपोर्ट में सब्सिडी को कम किया जाना चाहिए और डिक्रीज़ करना चाहिए क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट कवर बाय सब्सिडी, क्योंकि ऐसे में मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। अब ये हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर हमने एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोग चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं रमेश सिंह बुक की, चैप्टर नंबर 9, जिसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का टॉपिक है। और यह एक डायग्राम है जिसका कहना है कि क्वांटिटी बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर बढ़ता है, तो ये ऐसा होता है कर्व, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ सस्ता है तो हम उसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा है तो उसे प्रोड्यूस करना दिक्कत होता है, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कम होता है। जैसे डायमंड, तो डायमंड का प्रोडक्शन जैसे कि ईटा या बालू होता है, उसके प्रोडक्शन के जितना नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईट या बालू का बहुत कम है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। वहीं अगर हम डायमंड या प्रीशियस स्टोन्स की बात करें तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ये चैप्टर, ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा रमेश सिंह बुक का, तो वो हम लोग कल देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया था।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया था, जिसका कहना था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। इसमें बताया गया था फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि फ्यूचर में इंडिया का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा वो किस प्रकार का होगा, वो चीज़ इसमें बताई गई थी। और इसमें कहा गया था इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकॉनमी। इंडिया जो है एक मिक्स इकॉनमी होगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। 3 लिस्ट होंगे, एक होगा सेंट्रल लिस्ट जिसमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था, जैसे कोयला, रेल, सिविल एविएशन, आर्म्स, डिफेंस, रेलवे, इस तरह की चीज़ों को सेंट्रल में रखा गया था लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में रखा गया था जो मीडियम इंटरेस्ट के थे, जैसे टेक्सटाइल, मेडिसिन, इन सारे इंडस्ट्रीज़ को स्टेट के अंडर दिया गया था। और अदर्स में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट दिया गया था, जिसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग थी। यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उसे लाइसेंस लेना कंपलसरी था, बिना लाइसेंस के नहीं हो सकता था कुछ। और 10 साल का एक पीरियड दिया गया था रिव्यू के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। लेकिन ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। इसीलिए इस पॉलिसी को 10 साल की जगह पे सिर्फ 8 साल में ही रिव्यू कर लिया गया, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई। इसमें क्या किया गया, रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ दिया गया। जहाँ पहले सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का लिस्ट था, वहीं अब पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया इंडस्ट्रीज़ को। और 3 शेड्यूल बनाए गए, जिसमें से शेड्यूल ए में था सेंट्रल लिस्ट, जिसमें 17 एरियाज़ जो थे वो कम्प्लीटली मोनोपोली दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें PSUs खोलने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को था। इसमें कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वही शेड्यूल बी जो था वो स्टेट्स के अंदर में था। इसमें 12 एरियाज़ दिए गए स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसमें इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, और स्टेट्स को भी कंपलसरी लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और शेड्यूल सी जो था वो प्राइवेट सेक्टर का था, इसमें लाइसेंस दिया गया और रेगुलेट किया जाने लगा गवर्नमेंट के द्वारा। और जो बचा खुचा या फिर फालतू टाइप का जो इंडस्ट्रीज़ था, जिसका कोई उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था या उतना इकोनॉमिक ग्रोथ या पोटेंशियल नहीं था, वही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। और जो मेजर सेक्टर्स थे वो सेंटर और स्टेट ने अपने पास रखा। ऑल शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज़ प्लस नंबर ऑफ शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना कंपलसरी था, यानी कि इसी राज को जो लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया, इसे ही कहा जाता है लाइसेंस कोटा परमिट राज। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पॉलिसी लाया 1956 में कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रमोट किया जा रहा था और स्टेट और प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा कुछ फोकस किया नहीं जा रहा था। और जो उतने नॉन इम्पॉर्टेंट टाइप के इंडस्ट्रीज थे वही इन दोनों को दिया गया था। और इसमें क्या किया गया कि PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और ग्लोरिफिकेशन किया गया PSUs का। बाद में जाके 1969 में फिर से इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, जिसमें MRTP एक्ट लाया गया, यानी मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इससे गवर्नमेंट की मोनोपोली और ज़्यादा बढ़ा दी गई इंडस्ट्रीज़ पे, और मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया गया। परमिशन लेना पड़ने लगा अब गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए, तो किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपेंड भी करना है अगर, या फिर ग्रीन फील्ड वेंचर क्रिएट करना है, या फिर टेक ओवर करना है कोई दूसरे फर्म को, यानी कि कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस या परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ने लग गई। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था। इसके कारण इंडिया में क्या होने लग गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थे वो कोलैप्स करने लग गए और सिक होने लगे। इंडस्ट्रियल सिकनेस का टाइम आने लग गया, और क्या होने लग गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गया, पॉवर्टी बढ़ने लग गई, और इंडिया में ये दिखने लग गया कि कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इश्यूज़ आ रहे हैं। और यही सब इश्यूज़ के कारण ही क्या हुआ था कि LPG रिफॉर्म हम लोग को लाना पड़ा और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस इंडिया में आ गई। और इसी के चलते फिर जो और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर ही हमने डिस्कस किया है। फिर फाइनली जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाला आया था, LPG रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, वो आ गया। तो ये हमने पहले ही देख लिया है 2 बार LPG रिफॉर्म्स, तो फिर हमने ये LPG रिफॉर्म्स को अपनाया। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटीज़ या शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू पब्लिक, यानी लोगों में गवर्नमेंट की इक्विटी या शेयर को बेच देना, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे रिकमेंड किया था 1991 में C रंगाराजन कमीशन ने ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, एक कमीशन बैठा था उसके द्वारा, और 1997 में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को सेटअप किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अप टू 49% ऑफ शेयर को बेचना, और जनरली ये 49% थ्योरेटिकल ही है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि 5 या 10% शेयर को ही बेचा जाता है, और वो जो पैसा उठता है वो सरकार अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करती है।
और इससे कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आती है। मनी जो है वो नॉन डेवलपमेंट यूज़ में, यानी गवर्नमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर लेती है। वही स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 51% से ज़्यादा शेयर को बेच देना। इससे क्या होता है कि पीएसयूज़ का ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर से चेंज होकर पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। इससे क्या होता है, ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आ गया तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। और जनरली ये नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयूज़ में किया जाता है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का कभी भी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, या रेलवे ऑपरेशन का कभी भी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है जिसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है बेसिक पब्लिक लाइफ में। इसमें क्या होता है आइडिया कि सिटीज़न को खुद अपने पीएसयूज़ का पार्ट को शेयर करना चाहिए। मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यानी कि सिटीज़न की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए सिटीजन्स का भी शेयर होल्डिंग होना चाहिए। इसी मोटिव से डिसइन्वेस्टमेंट को किया जाता है। पीएसयू जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन में का है, इसीलिए वो हैंड्स ऑफ पब्लिक के पास ही रहना चाहिए। और ट्रांसफ़र जो होता है वो मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि जैसे टोकन डिसइन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि सिर्फ 5 या 10% को डिसइन्वेस्ट करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जबकि स्ट्रैटेजिक में क्या होता है कि मैनेजरियल कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाता है। नीति आयोग का अभी काम है कि आइडेंटिफाई करना पीएसयूज़ को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि किस चीज़ का सेल करना और कितना % सेल करना पीएसयूज़ का। फेज़ 1 जो था 1991 से 2000 तक, उसमें था बजटरी गैप्स को फुलफिल करने के लिए पीएसयूज़ को सेल किया जा रहा था, जो कि टोकन डिसइन्वेस्टमेंट था। यानी कि बजट के लिए पैसा नहीं अगर मिल पा रहा है तो फिर पीएसयूज़ को बेच दो और उस पैसे से बजट को के प्लान्स को फुलफिल किया जाए। जबकि फेज़ 2 में क्या हुआ कि गुड पर्पस के लिए इसे पीएसयूज़ को सेल किया जाने लगा, जैसे कि सोशल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एमएसएमईज़ को, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को डेवलप करने के लिए पीएसयूज़ का स्ट्रैटेजिक सेल किया जाने लग गया। अब फ्रेंड्स हम लोग लास्ट आज हमारा टॉपिक देखते हैं एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका एडवांटेज होता है कि एफडीआई आने से फॉरेक्स एक्सचेंज आता है, यानी फॉरेन रिजर्व्स आता है, एक्सचेंज रेट में सुधार आता है, स्टेबिलिटी आती है, क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सकता है। डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं इसके। उसी तरह से एंटिटी विच कैन इनवाइट एफडीआई, यानी कि किस किस सेक्टर्स में एफडीआई लाया जा सकता है, तो वो इंडियन कंपनी में, पार्टनरशिप में, ट्रस्ट में, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में, स्टार्टअप्स में, कैप्स एंड रूट्स के थ्रू एफडीआई लाया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट से लाया जाता है। 2000 से लेकर 2019 तक में इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया, तो मॉरिशस से, सिंगापुर से, और तीसरा है यूएसए से। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट 3 सेक्टर्स हैं, 3 कंट्री ऐसे हैं जिससे इंडिया में 60% एफडीआई आता है। मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए मिला के 60% आता है। सर्विस सेक्टर में 17% और टेलीकॉम में करीब 8% एफडीआई आया है। एफडीआई 100% किस किस सेक्टर्स में है, तो 100% है कोल में, माइनिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% है, 100% है एयर इंडिया में, 26% है डिजिटल सेक्टर में। वहीं एफडीआई कुछ कुछ सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड भी है, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, रियल एस्टेट, टोबैको, इसमें एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है। एफडीआई 2 तरह से आ सकता है, कैप्स और रूट्स के माध्यम से। कैप्स यानी कि कितने % में आ सकता है, तो परसेंट यानी 26%, 74% या फिर 100%, ये कैप्स हो गया। और रूट्स मतलब किस तरह से आ सकता है, तो ऑटोमेटिक या गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि पैसा लेकर आ जाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और 30 दिनों के अंदर आरबीआई को इन्फॉर्म कर दो कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से पहले ड्यू परमिशन लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रूट्स। एफडीआई रूट्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आज हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ लिया, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया देख लिया। अब बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये करीब 10-11 पेज का नोट्स बचा है, तो रमेश सिंह इकोनॉमी का हम लोग ये कल इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरा 17 बीपीएससी मेंस के लिए फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके पूरा 17 बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।